Good morning everyone. In this lecture on NMR spectroscopy, I am going to discuss about the chemical shift and the molecular structure अर्थात रासायनिक शिफ्ट और आणविक संरचना। जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्रोटॉन्स हैं उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, और इनके घूमने के कारण एक इंड्यूस्ड फील्ड या प्रेरित क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और प्रोटॉन का शील्डिंग या डी शील्डिंग हो जाता है, उनका परिरक्षण या विपरिरक्षण हो जाता है और एनएमआर सिग्नल की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाती है अर्थात विस्थापित हो जाती है। तो जैसा कि हम इस चित्र में भी देख रहे हैं कि जो सेंटर में सिग्नल दिखाया गया है ये एक सिंगल प्रोटॉन का है जिसकी कोई शील्डिंग नहीं हो रही है, कोई परिरक्षण नहीं हो रहा है। इसके कारण इसके सिग्नल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन यदि इसकी शील्डिंग हो जाती है जैसा राइट हैंड वाले सिग्नल में दिखाई दे रहा है तो इसका एब्जॉर्प्शन अप फील्ड शिफ्ट हो जाएगा अर्थात उच्च क्षेत्र में शिफ्ट हो जाएगा। इसके विपरीत यदि इसकी डी शील्डिंग हो रही है जैसा हम लेफ्ट हैंड के सिग्नल में देख रहे हैं तो फिर इसका एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड शिफ्ट होगा या निम्न क्षेत्र में शिफ्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के कारण प्रोटॉन्स के अवशोषण की या एब्जॉर्प्शन की स्थिति शिफ्ट होती है, अतः इसको केमिकल शिफ्ट या रासायनिक शिफ्ट कहते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट अर्थात हम केमिकल शिफ्ट को कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए हमको एक रेफरेंस कंपाउंड की जरूरत होती है या एक संदर्भ यौगिक की जरूरत होती है, और 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में टेट्रामिथाइल सिलेन जिसको शॉर्ट में TMS भी बोलते हैं, इसको हम रेफरेंस या संदर्भ यौगिक के रूप में काम में लेते हैं। क्योंकि जो TMS है वो एक केमिकली इनर्ट है, एक रासायनिक रूप से अक्रिय यौगिक है, एंड इट इज मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक या चुंबकीय समदैशिक यौगिक है। इट इज ऑल्सो वोलेटाइल इन नेचर, ये वाष्पशील है, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट शोज अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन सिग्नल which is upfield in comparison to all types of protons, since the maximum shielding is found in its all equivalent protons। अर्थात इसके सारे प्रोटॉन्स, इसमें कितने प्रोटॉन्स दिख रहे हैं हमको? 12 प्रोटॉन्स दिख रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे होने के कारण अधिकतम परिरक्षण होता है प्रोटॉन का और एक प्रबल संकेत उच्च क्षेत्र में प्राप्त होता है। एंड द यूनिट ऑफ केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट की या रासायनिक शिफ्ट की इकाई जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र अथवा फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के पार्ट्स पर मिलियन ppm के रूप में बताते हैं। इट इज पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अप्लाइड फील्ड या और फ्रीक्वेंसी। नाउ NMR scale. Taking TMS signal as reference, the chemical shift of any type of proton can be measured. किसी TMS सिग्नल को मानक मानते हुए किसी भी प्रकार के प्रोटॉन का हम अब्जॉर्प्शन को या केमिकल शिफ्ट को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए 2 प्रकार के स्केल्स प्रयुक्त किए जाते हैं। नंबर 1 इज डेल्टा स्केल एंड नंबर 2 इज टाउ स्केल। इन डेल्टा स्केल absorption band of TMS is given 0 value. The chemical shift of proton goes on increasing relative to it. This scale is more popular. अर्थात इसमें जो है हम TMS को के जो absorption band है उसको 0 मान देते हैं और प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट या रासायनिक शिफ्ट हम it goes on increasing, ये बढ़ता चला जाता है इसके सापेक्ष में। टाउ स्केल में जो TMS का एब्जॉर्प्शन बैंड है उसको हम 10 वैल्यू देते हैं एंड द केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग रिलेटिव टू इट। जो प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट है वो इसके सापेक्ष में घटता चला जाता है। ये वाला स्केल कम प्रचलन में है, और ये जो दोनों स्केल हैं डेल्टा स्केल और टाउ स्केल, इन दोनों में जो संबंध है वो है टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। अब डेल्टा या केमिकल शिफ्ट जो है ये एक डायमेंशनलेस यूनिट है। ये इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड रेडिएशन। ये लगाए गए विकिरण की
आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इस चित्र में क्या है कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसियां लगाई गई हैं, जैसे कि 60 मेगाहर्ट्ज और 100 मेगाहर्ट्ज। अब कोई भी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन जो केमिकल शिफ्ट है उसकी जो पीक मिलेगी, उसके लिए जो केमिकल शिफ्ट का मान होगा वो सेम रहेगा, चाहे अप्लाइड फील्ड कितनी भी क्यों ना हो। इसको हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें सपोज हमको एक पीक मिलती है न्यू इक्वल टू 60 हर्ट्ज पर, और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो 60 मेगाहर्ट्ज है। यदि हम जो पीक फ्रीक्वेंसी है उसको अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें और इंटू 10⁻⁶ करें तो हमको डेल्टा का मान 1 ppm प्राप्त होता है। नाउ द सेम पीक इज at applied frequency of 100 megahertz would be at nu is equal to 100 hertz। मतलब कहने का क्या हुआ कि यदि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का मान हम 100 मेगाहर्ट्ज कर दें 60 मेगाहर्ट्ज के स्थान पर, तो जो नई पीक होगी वो हमको 100 हर्ट्ज पर प्राप्त होगी। और अगेन यदि हम इसको कैलकुलेट करें डेल्टा के मान को, तो वो फिर से 1 ppm आएगा। तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ डेल्टा और द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट फॉर एनी प्रोटॉन इज ऑलवेज द सेम वेदर द अप्लाइड फील्ड इज 60 मेगाहर्ट्ज और 100 मेगाहर्ट्ज। यद्यपि हम केमिकल शिफ्ट को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी, but actually it is the ratio of applied field and the desirable change in magnetic field। एक्चुअली में जो केमिकल शिफ्ट है ये एक अनुपात है, किसके बीच में अनुपात, जो अपेक्षित परिवर्तन है मैग्नेटिक फील्ड में और लगाई गई मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और इसको फॉर्मूले के रूप में हम लिख सकते हैं डेल्टा इन ppm इज इक्वल टू bs माइनस br अपॉन br इंटू 10⁻⁶, जहां पर bs जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सैंपल एंड br इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रेफरेंस। और अगर फ्रीक्वेंसी के रूप में प्रदर्शित करना हो तो डेल्टा इन ppm इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू अपॉन न्यू इंटू 10⁻⁶, where nu s is the frequency of sample and nu r is the frequency of reference। इस टेबल में कुछ इम्पॉर्टेंट NMR एब्जॉर्प्शन सिग्नल्स को बताया गया है, और इसी चीज को अगर एक सामान्य से चित्र के रूप में भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब किसी भी प्रोटॉन के साथ जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के प्रभाव से प्रोटॉन का शील्डिंग होगा, डी शील्डिंग होगा, जिससे डेल्टा का मान भी अफेक्ट होगा, जैसा कि हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझ सकते हैं। इसमें पहले एग्जाम्पल में जो फर्स्ट फॉर्मूला दिखाया गया है उसमें CH3 ग्रुप के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इससे इसका प्रभाव +I होता है। अब +I इफेक्ट वाले ग्रुप्स का हमने पहले पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, शील्डिंग करते हैं प्रोटॉन की, और प्रोटॉन की शील्डिंग करने के कारण इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो अप फील्ड होगा और डेल्टा का मान कम हो जाएगा। इस केस में डेल्टा का मान है 0.9। अब दूसरे वाले केस में क्या है कि CH3 ग्रुप के साथ एक क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। क्लोरीन एटम कैसा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला ग्रुप है, ये -I वाला इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, डी शील्डिंग करेगा और डेल्टा का मान फिर हाई हो जाएगा। तीसरे वाले केस में क्या है कि अल्काइल ग्रुप के साथ कोई एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है और फिर उसके साथ क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो -I इफेक्ट वाला ग्रुप है वो प्रोटॉन से थोड़ा दूर खिसक गया है और इसके कारण ये कम डी शील्डिंग कर रहा है, और इसलिए जो सेकंड वाला कंपाउंड था उसकी अपेक्षा ये कम इसका डी शील्डिंग हो रहा है और डेल्टा का मान फिर थोड़ा कम हो जाएगा। इस केस में डेल्टा का मान 1.5 है। इसी प्रकार से सेकंड वाले एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, कार्बन एटम जिससे प्रोटॉन जुड़े हैं, दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनका +I इफेक्ट होगा, शील्डिंग हो रहा है और डेल्टा का मान कम होगा, वो है 1.3। दूसरे वाले केस में हम देख रहे हैं कि CH2 के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। +I इफेक्ट के साथ साथ -I इफेक्ट हो रहा है क्लोरीन एटम का, तो कुछ इसमें डी शील्डिंग हो रही है बिकॉज -I इफेक्ट इज मोर देन +I इफेक्ट। सो
कुछ डीशील्डिंग होने से डेल्टा का मान कुछ हाई हो जाएगा, ये यहाँ पर है 3.4। अब थर्ड वाले केस में क्या है कि CH2 ग्रुप के साथ 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, दोनों का माइनस आई इफेक्ट है, डीशील्डिंग ज़्यादा हो रहा है और फिर डेल्टा का मान और हाई हो जाएगा। तो इन तीनों में से सबसे हाई मान किसका होगा? जिसमें 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। अब so we can conclude that deshielding of proton is more, absorption signal is obtained at downfield, that is the value of chemical shift, और delta is more। तो ये था पूरा केमिकल शिफ्ट के बारे में, और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सिग्नल्स या सिग्नल्स के क्षेत्र। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।